स्टूडेंट्स, पिछले तासिका में हमने देखा कि तीसरे और चौथे पाठ में प्रश्न है और उनके जवाब क्या हो सकते हैं। तो इस तासिका में हम हिंदी में व्याकरण का कुछ भाग जो है उसका अध्ययन करने वाले हैं। व्याकरण में हम सबको पता है कि लिंग मतलब क्या। आपने छठी कक्षा में पढ़ा ही है कि लिंग मतलब क्या और लिंग की परिभाषा क्या है। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की जाति पुरुष अथवा स्त्री का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। चिन्ह या निशान किसी संज्ञा का ही होता है। हम सबको पता है लिंग मतलब हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग मतलब क्या है और पुल्लिंग मतलब क्या है। लिंग के कितने भेद हैं? तो लिंग के हिंदी में 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ये जो है यह लिंग के 2 भेद हैं। इन 2 भेदों की परिभाषा अब हम देखेंगे कि क्या क्या है। पुल्लिंग मतलब संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या नर का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। मतलब संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का हमें बोध हो जाता है, जैसे कि बालक पढ़ता है, कुत्ता दौड़ता है। बालक और कुत्ता क्या है? पुल्लिंग है, बराबर है, क्योंकि इससे हमें पुरुष या नर का बोध होता है। तथा लड़का काम कर रहा है, अभी लड़का, ये भी हमें किसका बोध होता है? लड़का कहने के बाद में हमें पुरुष या नर का बोध होता है। मतलब संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या नर का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। अभी आगे देखेंगे हम कि जो लिंग का जो दूसरा भेद है वह है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग मतलब संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की स्त्री या मादा जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे श्यामा गाती है पुस्तक लुभावनी है। यहाँ श्यामा और पुस्तक स्त्रीलिंग है, क्योंकि हमें इस रूप से किसी वस्तु, मतलब हम क्या कहते हैं, इस रूप से हमें स्त्री जाति का बोध होता है। स्त्री जाति का बोध होने के बाद उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। श्यामा यह लड़की का नाम हुआ, बराबर, इसीलिए उसे वह क्या है? स्त्रीलिंग है। पुस्तक हम क्या कहते हैं? अरे पुस्तक ला, वहाँ से पुस्तक ला, पुस्तक, इसे भी हम क्या कहते हैं? यह भी स्त्रीलिंग का बोध है। इसके वजह से संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु या स्त्री मादा जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। नपुंसकलिंग का हिंदी भाषा में प्रचलन नहीं है। मतलब जो हम मराठी भाषा में देखते हैं नपुंसकलिंग की हम पढ़ाई करते हैं, पर हिंदी भाषा में नपुंसकलिंग का प्रचलन नहीं है। इसीलिए हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग इनकी परिभाषा हमने इन दोनों की परिभाषा जानी है। अभी हम देखते हैं कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के कुछ उदाहरण। अभी देखो, पुल्लिंग में प्रिय, तो स्त्रीलिंग में उसका क्या होता है? प्रिया। सुत, सुता, शिष्य, शिष्या, वृद्ध, वृद्धा, ब्राह्मण, ब्राह्मणी, ठाकुर, ठकुराइन, पंडित, पंडिताइन। ये जो कुछ भेद है ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के हैं। मतलब पुल्लिंग में हम क्या कहते हैं और स्त्रीलिंग में उसका क्या बन जाता है, ये हमें इससे पता चल रहा है। अभी आगे देखेंगे हम हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में वचन मतलब क्या। वचन
मतलब क्या और वचन की परिभाषा और भेद हम देखेंगे। वचन की परिभाषा। वचन का शाब्दिक अर्थ है बोली। शाब्दिक अर्थ जो हम अर्थ लेते हैं कभी किसी शब्द का, उसका शाब्दिक अर्थ वचन का क्या है? बोली। परंतु हिंदी में वचन मतलब व्याकरण की दृष्टि में वचन का अर्थ संख्या से लिया जाता है, संख्या से लिया जाता है। इसीलिए वचन को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। मतलब हम सिंपल रूप से क्या कहेंगे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है, संख्या कितनी है उसका जब बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। मतलब संख्या कितनी है, एक है, दो है, इससे हम इसे ही क्या कहते हैं? इसे पहचानना, इसे ही क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम वचन के भेद। वचन के हिंदी में कितने भेद हैं? तो 2 भेद है कुल। कौन कौन से हैं? एक वचन और बहुवचन है। बराबर है। तो अभी एक वचन में क्या है, एक वचन की परिभाषा वो हम देखेंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एक वचन विकारी शब्द का वह रूप है जिससे कि एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। मतलब संज्ञा का या नाम, सर्वनाम, विशेषण का हमें जिससे जो रूप है उससे हमें क्या पता चलता है कि वह एक ही वस्तु है, तब वहाँ पर क्या होता है? एक वचन होता है। मतलब जब हमें शब्द के रूप से पता चलता है कि वस्तु एक है या अनेक। अगर वस्तु एक रहेगी तो वहाँ पर कौन सा बोध हो जाएगा? एक वचन। उदाहरण के लिए क्या है? घोड़ा दौड़ता है। मैंने यहाँ पर क्या कहा कि घोड़ा दौड़ता है, घोड़े नहीं कहा। अगर घोड़ा है मतलब वो एक ही घोड़ा दौड़ रहा है, इसीलिए ये क्या हुआ? एक वचन। गाय चरती है। अभी मैंने गाय कहा क्या? नहीं, मैंने क्या कहा है? गाय चरती है। मतलब इससे हमें क्या पता चलता है संज्ञा के इस रूप से? तो यह क्या है? एक वचन है। बराबर है। इन वाक्यों में घोड़ा और गाय से एक जानवर का बोध होता है। अंततः ये एक वचन है। बराबर है। अभी आगे हम देखेंगे कि बहुवचन की परिभाषा क्या है और बहुवचन मतलब क्या। बहुवचन वह विकारी शब्द है जिससे एक से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि का बोध होता है। जैसे घोड़े चरते हैं, गायें दौड़ती है। घोड़े और गायें कहने से एक से अधिक जानवरों का बोध होता है। अंततः ये बहुवचन है। मतलब बहुवचन वह विकारी शब्द है जिससे हमें एक से अधिक जानवरों का बोध होता है या वस्तुओं का बोध हो जाता है। अधिक, एक से अधिक वस्तुओं, जानवरों तथा संज्ञा के नाम विकारी शब्दों का अगर हमें बोध होता रहेगा, व्यक्तियों का, एक से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों, जानवरों का अगर हमें बोध होता रहेगा तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। जैसे घोड़े चलते हैं, गायें दौड़ती है। घोड़े और गाय कहने से एक से अधिक जानवरों का बोध हुआ है, इसीलिए इसे यहाँ पर क्या हुआ है? बहुवचन हुआ है। बराबर। अभी आगे हम देखेंगे कि बहुवचन और एक वचन के कुछ उदाहरण। एक वचन में अगर घोड़ा है तो बहुवचन में घोड़े, गधा का गधे होता है, लड़का का लड़के होते हैं। बराबर है। जैसे कि अभी देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है चित्र में, जहाँ पर एक बच्चा दौड़ रहा है तो हम क्या कहते हैं? वहाँ पर बच्चा दौड़ रहा है। और दूसरा जो है वहाँ पर हम क्या कहेंगे कि बच्चे दौड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर एक से अधिक संख्या है।
ये वहाँ पर 2 बच्चे हैं, इसलिए हमने क्या कहा है, बच्चे दौड़ रहे हैं। मतलब अगर एक रहेगा तो हम क्या कहते हैं, बच्चा, और 2 रहेंगे तो बच्चे दौड़ रहे हैं। मतलब एक से अधिक संख्या है, इसलिए बच्चा मतलब एक वचन है और बच्चे मतलब बहुवचन है। आगे देखेंगे हम एक वचन और बहुवचन के कुछ उदाहरण। एक संख्या को एक वचन कहते हैं, मतलब सिंपल रूप, एकदम सिंपल से अगर हम परिभाषा देखें कि एक वचन और बहुवचन की अगर परिभाषा देखें तो एक संख्या को एक वचन कहते हैं और एक से अधिक संख्या चाहे कितनी भी हो उसे क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। ये तो कितना आसान है। मतलब अगर संख्या एक हो तो एक वचन और संख्या एक से अधिक हो, एक से अधिक मतलब कितनी भी, 2, 3, 4 कितनी भी हो तो उस वहाँ पर क्या हो जाता है, बहुवचन हो जाता है। अभी बहुवचन और एक वचन के हम उदाहरण देखेंगे। अंडा, अंडे, केला, केले, लड़की, लड़कियाँ, पेंसिल, पेंसिलें, मक्खी, मक्खियाँ, संतरा, संतरे, गाय, गायें, पुस्तक, पुस्तकें। इस तरह से आज हमने लिंग और वचन इन दोनों का अध्ययन किया है। तो अगली तासिका में हम काल और काल की परिभाषा देखेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो हम लेने वाले हैं वो कोई भी नया टॉपिक नहीं है, बल्कि आप बहुत पहले से करते आ रहे हो ऐसा टॉपिक लेने वाले हैं। सो आपको वो बहुत इंटरेस्टेड भी है, आपको बहुत अच्छा भी लगता है, उसके लिए कुछ ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ती है। अगर मैं ये सब कह रही हूँ तो आपको लग रहा होगा ना ये ऐसा कौन सा टॉपिक होगा। ऑब्वियस वही टॉपिक जो हम ग्रामर में यानी कि क्रिएटिव राइटिंग में करते हैं। क्या है? निबंध। तो हम आज निबंध किस प्रकार लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे लिखना चाहिए हमें, है ना, इसके सारे पॉइंट्स देखने वाले हैं। सो देखो आगे, निबंध के कुछ अंग हैं उसे भी हम देखने वाले हैं, जैसे कि भूमिका, विषय विस्तार, उपसंहार। ये सब क्या है ये भी इन डिटेल्स में आपको ज़रूर बताने वाली हूँ। भूमिका मीन्स क्या होता है, विषय विस्तार किस प्रकार होना चाहिए, उपसंहार यानी हम जो लिखते हैं निबंध तो उसको वैसे ही लिखते हो जिसे आप बोली भाषा में लिखते हो, आप जैसे बोलते हो। अक्सर ऐसा नहीं होता है, जो कुछ हम लोग लिख रहे हैं ना वो लिखना इतना स्पष्ट और सरल होना चाहिए कि सामने वाले को पढ़ने के बाद वो तुरंत ध्यान में आना चाहिए कि क्या लिखा है ना। वही रही बात आपके हैंडराइटिंग की, तो देखो ये सारी बातें देखने ही वाले हैं। निबंध हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, बहुत पहले से लिखते आ रहे हैं, पर इसका सही तरह लिखना ये सबको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो भूमिका क्या है, भूमिका का मतलब, तो देखो निबंध का पहला अंग भूमिका होती है। भूमिका में विषय को 4-5 वाक्यों में समझाया जाता है। इसे प्रस्तावना भी कहते हैं। यानी आप जब निबंध लिखना स्टार्ट करते हो तो जो आपका निबंध का विषय है उस विषय के बारे में हम जो लिखने में शुरुआत करते हैं उसी को हम भूमिका ऐसे कहते हैं, जिसे आप प्रस्तावना भी कहते हो, है ना। इसी से शुरुआत होती है हमारी। और इसके साथ साथ देखो आगे विषय विस्तार, यानी कि ये मिडल वाला पॉइंट जो हमारा है या निबंध का दूसरा अंग है, विषय विस्तार। विषय विस्तार में विषय से संबंधित भिन्न भिन्न बिंदुओं पर अलग अलग अनुच्छेदों में विस्तार से लिखा जाता है। यानी क्या, जब भी आप निबंध लिखते हो तो स्टार्ट से एंड तक वैसे ही लिखते जाते हो क्या? नहीं ना, बीच में पैसेज बनाते हो। यस, उसी को हम क्या कहते हैं? अनुच्छेद, यानी कि पैराग्राफ। ओके, तो आपको जब भी निबंध लिखते हो, तो मैंने आपको बहुत बार पहले भी कहा कि जब भी निबंध लिख रहे हो तो आपको उसके मार्क्स कितने हैं पहले उसको देखना है और फिर उसके हिसाब से आपको
कितने पैसेज उसमें क्रिएट करने हैं वो डिसाइड करना होता है। मिनिमम हम 3 तो करते ही है, पर मैक्सिमम 5 पैसेज में निबंध लिखा जाता है। और उससे भी ज़्यादा अगर आपको लिखना है तो आप ज़रूर लिख सकते हो। फिलहाल आप अगर 6 स्टैंडर्ड में हो, 7 स्टैंडर्ड में हो, 8 स्टैंडर्ड में हो, तो आपके हिसाब से उसको लिखा जाता है। यानी अगर फर्स्ट के बच्चे को निबंध लिखने के लिए कहा तो उसका लिखने का तरीका अलग होगा, है ना। फिर 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को कहो, उसका लिखना अलग होता। फिर 10th स्टैंडर्ड को बच्चों को कहो, लिखते तो तीनों भी निबंध है, पर लिखने का जिस प्रकार उनकी भाषा शैली और उनका लिखने का जो विषय को प्रस्तुत किस प्रकार करते हैं वो थोड़ा सा तरीका अलग अलग होता है उनके उम्र के हिसाब से। उसको ध्यान में रख के ही हम अनुच्छेद करते हैं और उसको लिखते हैं। आगे देखो, उपसंहार। उपसंहार यानी क्या होता है? उपसंहार यानी निबंध का तीसरा और अंतिम भाग होता है। इस भाग में निबंध में बताई गई सारी बातों का निष्कर्ष लिखा जाता है। हाँ, यानी जो भी विषय आप लिख रहे हो उसके बारे में आप उसका निष्कर्ष लिखते हो। यानी ये बात आपको क्यों पसंद है, क्यों नहीं, ये सारी बातें आप लास्ट में लिखते हो। तो देखो, निबंध किसे कहते हैं? अच्छी तरह बंधे हुए लेखन को। बंधे हुए लेखन को यानी एक विषय और उसके ऊपर हम इतने विचारों को एक साथ लिखते हैं और उसी से हमारा निबंध तैयार होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? निबंध कहते हैं। अच्छी तरह बंधे हुए लेखन को ही हम निबंध कहते हैं। ओके, तो चलो नेक्स्ट देखो। और भी बताया यहाँ पे, जब कोई विषय कल्पना या निजी अनुभव के आधार पर लिखा जाता है तो वह निबंध कहलाता है। यानी जब कोई विषय कल्पना के रूप में यानी सिर्फ सोच के रूप में और निजी अनुभव यानी खुद के अनुभव पे, निजी का मतलब क्या है? खुद के अनुभव के आधार पर जब लिखा जाता है तो उसे निबंध कहते हैं। तो निबंध क्या है ये तो समझ में आए, पर उसको लिखा कैसे जाते हैं तो उसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आपके सामने है कि निबंध लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें जो है वो फिलहाल आपके सामने है ही। तो देखो क्या क्या है। निबंध लिखने से पहले निबंध के विषय को अच्छी तरह समझ लिए। ये बात मैं हमेशा आपको बताती रहती हूँ। जब भी आप निबंध लिखना स्टार्ट करते हो तो निबंध क्या लिख रहे हो उससे पहले उसका सब्जेक्ट क्या दिया है उसको अच्छी तरह से समझना ज़रूरी है। क्योंकि सब्जेक्ट कभी कभी एक पूछा जाता है, लिखा कुछ और जाता है। ऐसे नहीं करना है आपको सबसे पहले कि सब्जेक्ट क्या दिया है उसको ठीक से पढ़ना है, फिर देखो उसको समझ लेना है। सेकेंड वाला पॉइंट क्या है? निबंध के विषय को समझने के बाद उसके बाद आपको निबंध से संबंधित बिंदुओं को किसी कागज पर लिख ले। यानी आपको क्या करना है, बहुत अच्छे और इजी तरीके बताए हैं जिससे आप सच में निबंध को बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हो। देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, जब भी आप कोई निबंध लिखना स्टार्ट करना चाह रहे हो तो सीधा लिखना स्टार्ट मत करो। थोड़ी सी पेंसिल हाथ में ले लो, उसके पॉइंट्स यानी जो हम भी पॉइंट्स लिखते हैं तो उसको पहले नोट डाउन करना सीखो, जिसे हम संकेत बिंदु भी कहते हैं। संकेत बिंदु यानी जिसके आधार पर निबंध लिखा जाता है। तो देखो क्या करना है आपको। सपोज एक विषय दिया है, उस विषय के बारे में आप क्या क्या लिखोगे, उसकी अच्छाइयाँ, उसकी बुराइयाँ, हाँ, और उसके साथ ही वो अच्छी क्यों लगती है। कोई भी चीज़ हो, कुछ भी जिसके विषय पे आप लिख रहे हो वो। तो ये सारे बिंदु, उनके जो संबंधित बिंदु है, पॉइंट्स है, तो उसे एक कागज पर लिख लो। फिर इसके बाद निबंध की भूमिका बनाएं। यानी अभी उसके ऊपर उस पॉइंट्स के आधार पर भूमिका क्या होनी चाहिए, शुरुआत क्या करनी चाहिए। फिर प्रत्येक बिंदु को एक अलग अनुच्छेद में लिखो। यानी जो कुछ पॉइंट्स आपने लिखे हैं उस पॉइंट्स पे भी आप एक एक पैराग्राफ करना सीखो, एक एक अनुच्छेद के रूप में वहाँ लिखो। फिर निबंध की भाषा कैसी होनी चाहिए आपकी, जैसे मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, बहुत ही सरल, सुबोध तथा वाक्य छोटे हो, यानी बहुत बड़े नहीं। निबंध न तो बहुत छोटा हो और न ही बहुत बड़ा हो।
यानी किसी को पढ़ने के लिए भी बहुत कंटाला आए, यानी मतलब बोरियत से ज़्यादा तो एक बात है कि बड़ा लिखना यानी कुछ भी लिखना ऐसे नहीं होता है। जो कुछ लिख रहे हो वो उतना ही और बहुत अच्छा, बल्कि आप उतना अगर बहुत छोटा लिखें तो वो भी कुछ ये काम का नहीं, और बहुत बड़ा लिखे तो वो भी नहीं। जो कुछ है उसको प्रॉपर लिखना सीखो। मैंने आपको पहले ही बताया कि उसके मार्क्स पहले देखा करो कि कितने हैं, उसके ऊपर डिसाइड करो कि हमें निबंध कितना लिखना है। ओके, अगर 5 मार्क्स का निबंध है तो आपको ऑब्वियस 2 पेजेस लिखना ज़रूरी है। 2 पेजेस नहीं लिख सकते तो 1.5 तो लिखना कंपलसरी है। हाँ, और रही बात अगर आपका निबंध और कम मार्क्स के लिए हो तो उससे कम, पर ज़्यादा मार्क्स के लिए हो तो उससे ज़्यादा। और भी आपकी भाषा बहुत अच्छे से, आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो सामने वाला एटलीस्ट उसको ठीक से पढ़ सके। आपका लिखने का तरीका, पेजेस को मार्जिन करने का तरीका बहुत ही अच्छे तरीके से होना चाहिए। उसके बाद देखो, ये हमने देखा ही है कि जब कोई विषय कल्पना निजी आधार पर करते हैं, ये सारी बातें मैं उसको फिर से हाईलाइट कर रही हूँ आपके सामने कि अच्छी तरह बंधे हुए लेखन को निबंध कहते हैं। जब कोई विषय कल्पना या निजी अनुभव के आधार पर लिखा जाता है तो वह निबंध कहलाता है। और ये पॉइंट हमारे, तो चलो आज हम अभी यहाँ पे निबंध तो खत्म हुआ, अब उसी के साथ हम हमारा दूसरा पॉइंट जो है पत्र लेखन, उसको भी देखेंगे। हम्म तो पत्र लेखन भी छात्रों आप बहुत पहले से करते आ रहे हो। हाँ, कोई अलग नहीं है आपके लिए ये विषय कि कोई नया है, समझ नहीं पा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैंने इसको एक्चुअली आपको पढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप अच्छी तरह जानते हो, आपको ये बहुत अच्छे तरीके से आता है। फिर भी मैं इसको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप उसको प्रॉपर तरीके से कैसे लिखो, क्योंकि इतने दिनों के बाद लिखते हुए भी बच्चे इसमें गलतियाँ करते हैं, तो वो नहीं होनी चाहिए। हमारी एक भी गलती इसमें होनी बिल्कुल नहीं चाहिए। जैसे निबंध में आप लोग हैंडराइटिंग खराब निकालते हो, कुछ समझ में नहीं आता, स्पेलिंग मिस्टेक करते हो, तो आपके मार्क्स बहुत कट होते रहते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, इसी की वजह से मैंने ये आपको वीडियो दिया है इस टॉपिक पे। रही बात पत्र लेखन की, तो इसमें भी तो हर जगह की एक एक जगह फिक्स हुई होती है, वो कहाँ क्या लिखना है ये हर जगह फिक्स होता है। अगर आप गलती से इधर का उधर, उधर का इधर लिख दो तो वो गलत हो जाता है। इसलिए आप में पत्र लेखन में भी कोई भी गलती नहीं करनी है। ओके, आगे देखो, जब हम अपने सुख दुख, अपनी समस्या अथवा निमंत्रण आदि को एक कागज पर लिखकर दूसरे के पास भेजते हैं तो इसे पत्र लेखन कहते हैं। ऑब्वियस, पत्र लेखन क्यों करते हैं ये आपको भी पता है कि जब हम अपने सुख दुख को, है ना, या अपनी समस्या हो या आपका निमंत्रण हो आदि को सिर्फ एक कागज पे लिख के दूसरे के पास भेजने का हम काम करते हैं, उसी को तो हम पत्र लेखन कहते हैं ना। तो ये बात तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। आगे देखो, पत्र के 2 प्रकार होते हैं, यह आपको भी पता है, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, ये आज तक आप पढ़ते आ रहे हैं, शायद इसके पहले आपने नहीं जाना होगा, पर अब जान लो कि पत्र के 2 प्रकार होते हैं। जैसे आप इंग्लिश में फॉर्मल इनफॉर्मल कहते हो, बिल्कुल वैसे कि औपचारिक और अनौपचारिक। अभी फिलहाल हम यहाँ पे अनौपचारिक पत्र देखने वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ अनौपचारिक पत्र के बारे में दिया है। औपचारिक पत्र हम अभी नहीं देखने वाले हैं, जब हम औपचारिक देखेंगे तब मैं आपको औपचारिक का वीडियो ज़रूर भेजूंगी। हाँ, अनौपचारिक पत्र देखो, जिन लोगों के साथ हमारे पारिवारिक अर्थात घरेलू संबंध होते हैं उनको लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र होते हैं। आया समझ में आपको? यहाँ पे मैं ओरल बात में आपको औपचारिक भी बता देती हूँ, जो प्रोफेशनल लेटर होते हैं, यानी कि क्या, स्कूल को किसी चीज़ को मांगने के लिए दुकान में या हॉस्पिटल में, या आप किसी ऐसी जगह नौकरी की जगह लेटर देते हो, ये सारे लेटर औपचारिक होते हैं। पर यहाँ पे अनौपचारिक यानी सिर्फ वो होते हैं, अनौपचारिक मीन्स हम पारिवारिक अर्थात घरेलू संबंध से होने वाले लोगों को जब लिखते हैं,
यानी कि फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे बताया है मित्र, माता पिता, मामा, चाचा, भाई आदि को लिखे गए जो पत्र होते हैं वही पत्र अनौपचारिक पत्र होते हैं। अभी पत्र लिखते समय भी बहुत सारी बातें आपको याद रखनी होती है। वो कौन सी देखो आपके सामने है। पत्र लिखने के पहले अंग में पत्र लिखने वाले का पता या तिथि लिखते हैं। यानी शुरुआत में पहले अंग में बोला है, पहले अंग में यानी जब भी लिखना आप स्टार्ट करते हो तब भी। हाँ, पता लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तिथि यानी डेट जो आप डालते हो उसको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही देखो सेकेंड वाला पॉइंट क्या है। पत्र के दूसरे अंग में पत्र पाने वाले का संबोधन और प्रशस्ति होती है। यानी कि क्या, आप जब आपके दोस्त को लिख रहे हो, प्रिय आकाश, है ना, प्यारी माँ, प्रिय पिताजी, ये सारी जो बातें हैं वो संबोधन और प्रशस्ति होती है, ये दूसरे अंग में। पत्र का तीसरा अंग होता है कलेवर। कलेवर में पत्र का विषय विस्तार होता है। यानी क्या लिखते हैं उसमें, विषय विस्तार। कलेवर यानी क्या होता है, तीसरा अंग, यानी वहाँ पे आप विषय और विस्तार को पूरी तरह ठीक से लिख देते हो। और उसी के साथ साथ हमारा चौथा क्या है, पत्र के चौथे अंग में उपसंहार यानी एंड जो आपको अभी करना है। इस भाग में पत्र की समाप्ति एवं लिखने वाले का नाम होता है। यानी कि हम एंड क्या करते हैं ये आपको भी पता है। उपसंहार यानी अब आप तीसरे पैसेज में, यहाँ पे भी पैसेज करना मत भूलना। स्टार्टिंग में आप विषय को संबोधित प्रस्तुतिपन 3 अंग बोले हैं ना, तो इन तीनों अंगों को आपको अलग अलग लिखना है। मैं आपको बताऊंगी कैसे लिखना है, क्या फॉर एग्जाम्पल थ्रू दिखाऊंगी। आप पता है आप शुरुआत में कैसे हो क्या हो जो पूछते हैं उसके लिए एक पैसेज होता है। फिर जो आपका का तीसरा अंग है वहाँ पे विषय विस्तार लिखोगे आप, यानी कि जो विषय आपका पत्र का है उसके सारे डिटेल्स उसमें लिखोगे। फिर जो एंड चौथा वाला अंग है उसमें आप चलो ठीक है अभी जो टाटा बाय बाय वाला होता है वो हमारा उपसंहार होता है। इजी लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ जो आप समझते हो। और इस भाग में पत्र की समाप्ति एवं लिखने वाले का नाम होता है। ऑब्वियस, पत्र के एंड में आप खुद आपका नाम लिखते हो, है ना, कि आपका आदर्श यानी आपका जो भी है लिखते हो। अगर पापा को लिख रहे हो तो आपका विश्वासु, जो ऐसे कुछ लिखते हो तो ये सारे, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका भाई, तो ये जो है ये सारे समाप्ति में होता है। और इसी प्रकार हमारे पत्र का एंड होता है ना। शुरुआत में डेट, फिर क्या लिखना है उसके बाद जो प्रिय वगैरह है वो, फिर उसके बाद पैसेज में आपको लिखना होगा कि ये पत्र हाय हेलो जो हम करते हैं ना, कैसे हो क्या है ये। उसके बाद मेन विषय के लिए दूसरा पैसेज, और फिर तीसरे पैसेज में चलो अभी जो कुछ आपको ऐड करना है उस पैसेज में, तो अब मैं यहाँ पे रुकती हूँ, आपका हालचाल आप पत्र में बता देना, ये सारी बातें लास्ट में। और फिर आपका नाम आया समझ में, ठीक है। और पैसेज करते टाइम पे बीच में लाइन ड्रॉ नहीं, आपको बीच में लाइन छोड़नी नहीं है, ओके। अभी देखो औपचारिक पत्रों का कुछ प्रारूप यहाँ पे आपको दिया है, थोड़ा सा आप पढ़ोगे यहाँ पे तो आपको भी समझ में आएगा। औपचारिक पत्रों का प्रारूप निम्नलिखित आधारों पर निर्धारित किया जाता है। देखो, पत्र के बाईं ओर पत्र भेजने वाले का पता होता है ना, बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड में। फिर उसके नीचे दिनांक लिखते हो, पत्र प्राप्त करने वाले के प्रति संबोधन लिखते हो, यानी मैंने जैसे बोला था प्रिय दादाजी, प्रिय मामा जी, है ना, ये सारा। पत्र प्राप्तकर्ता से संबंधानुसार अभिवादन भी लिखते हो। पत्र में क्रमवार पत्र लिखने का कारण लिखते हो, विषय विस्तार और परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति अभिवादन लिखते हो। और फिर लास्ट में आप समापन करते हो यानी एंड करते हो। आए समझ में ना, ये सारी बातें ठीक से याद रखो। पत्र लिखते समय लेफ्ट साइड आपका एड्रेस लिखोगे, नीचे दिनांक लिखोगे, फिर उसके बाद प्रिय, मेरा दोस्त, जो कुछ है उसका नाम वो डालोगे। उसके बाद संबंधानुसार अभिवादन करोगे, है ना। फिर
क्रमवार पत्र लिखने के कारण लिखोगे, विषय विस्तार, पारिवारिक, अन्य सदस्यों के बारे में अभिवादन, ये सब लिखोगे उसमें, और फिर अंत में समापन करोगे। उसी के साथ साथ ये अभी लेटर तो है आपके सामने, मैंने फॉर एग्जाम्पल के थ्रू दिया है, इसे पढ़ना है तो पढ़ भी सकते हो और नहीं भी तो नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि सिर्फ फॉर्मेट देखो आप यहाँ पे कि फॉर्मेट क्या है। उसको मत भूलना देखने के लिए। देखो फिलहाल क्या है, मित्र को छात्रवृत्ति प्राप्त करने पर बधाई पत्र, ये मित्र को लिखा है बिल्कुल इस साइड में, लेफ्ट साइड में एड्रेस है, नीचे स्नेहन नमस्कार है, फिर सीबीएसई बोर्ड उनका विषय जो है उसने लिखा है, छात्र प्राप्ति करने वाले छात्रों को सूची में तुम्हारा नाम देकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। भाषा देखो सिर्फ पत्र की, मुझे तुमसे यही आशा थी, तुमने बहुत परिश्रम किया था, तुमने सिद्ध कर दिया कि परिश्रम की सफलता की सीढ़ी है। अपनी इस शानदार सफलता पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। और ये अपनी इस सफलता है, आप नीचे के लाइन में लिखते हो तो भी चलेगा। अपनी इस सफलता के लिए अपने माता पिता को और मेरे ओर से बधाई देना। ग्रीष्मावकाश में मैं तुमसे ज़रूर मिलने आऊँगा, यानी कि जो आपकी समर वैकेशन होती है। तुम्हारा प्रिय मित्र आशीष। इसी प्रकार आपको लेटर लिखना है। सारी बातें ध्यान से सुनने के लिए सारे बच्चों को बहुत 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 धन्यवाद। ओके बच्चों, तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, बिल्कुल निबंध और पत्र लेखन को बिल्कुल नहीं भूलना, जिस तरीके से बताया गया बिल्कुल उस तरीके से ही लिखना। ओके, बाय बाय।